हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। गाइस, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यानी कि किस्त भुगतान पद्धति। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसके कंसेंट की कौन सी जनरल एंट्रीज और अकाउंट होते हैं। तो आइए गाइस, डिटेल में समझते हैं हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में, और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको इसकी कंप्लीट जानकारी एक शॉर्ट वीडियो में आसानी से मिल सके। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ए stipulation under which the purchase price is paid at a fixed time period by a specified number of installments। तो गाइज, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि किस भुगतान पद्धति द्वारा विक्रय का अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसके अंतर्गत क्रय मूल्य का भुगतान किस्तों की निर्धारित संख्या में निश्चित समय अवधि के अंतराल पर किया जाता है। तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी माल को, यानी कि किसी गुड्स को या किसी असेट्स को लेते हैं, तो जो उसका परचेस प्राइस होता है, यानी कि जिस प्राइस पर आप उसको परचेस करते हैं, उस अमाउंट को आप एक निश्चित इंस्टॉलमेंट में, यानी कि पर्टिकुलर जो भी आपको उसके कंसर्न में इंस्टॉलमेंट देनी है, उसके कंसर्न में आप उसकी इंस्टॉलमेंट को देते हैं और उस असेट्स को आप लेते हैं। तो गाइस, हम यहाँ ये कह सकते हैं, एज सुन एज दिस द बायर सिंग्स द सेल contract and pays the first installment, right away the right and ownership of the goods is transferred from the seller to the buyer. After this, the seller is transferred from the seller to the buyer. After this, the seller has no right over the goods except that if an installment is not paid by the seller can claim it। तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्रेता विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है एवं प्रथम किस्त का भुगतान करता है, वैसे ही तुरंत माल का अधिकार एवं स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद विक्रेता का माल पर कोई अधिकार नहीं रहता है, सिवाय इसके कि यदि क्रेता द्वारा किसी किस्त का भुगतान ना किया जाए तो विक्रेता उस पर दावा कर सकता है। तो गाइस, इसको इन शॉर्ट में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर जो वेंडर होता है वो डाउन पेमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेने के बाद उस असेट्स की ओनरशिप परचेजर को ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर अगर परचेजर के द्वारा किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया जाता है, तब वेंडर को ये राइट नहीं होता है कि वे उस असेट्स को वापस ले ले। केवल वेंडर के पास ये राइट होता है कि जो बकाया पैसा होता है, बकाया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहता है, उसके लिए वो उस पर क्लेम कर सकता है, लीगली क्लेम कर सकता है। बाकी असेट्स को वापस लेने का राइट यहाँ पर वेंडर को नहीं होता है। तो गाइस, इसमें ही हम आगे बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ए मेथड ऑफ सेल अंडर विच द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द परचेजर ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल एंड द सेल प्राइस इज पेड बाई श्योर इंस्टॉलमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि किस भुगतान पद्धति विक्रय की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत माल के क्रेता को माल का स्वामित्व विक्रय के समय ही हस्तांतरित हो जाता है और विक्रय मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किस्तों के द्वारा किया जाता है। यदि क्रेता किसी कारणवश भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि क्रेता पर बकाया किस्तों के लिए दावा कर सकता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है सेल का, जिसके अंतर्गत जो वेंडर होता है वो असेट्स को परचेजर को सेल करता है और जो सेल का अमाउंट होता है उसको वो इंस्टॉलमेंट के रूप में लेता है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते ही वह उस असेट्स का जो ओनरशिप होती है वो परचेजर को ट्रांसफ़र कर देता है। और अगर परचेजर के द्वारा किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया जाता है, तब वेंडर के पास ये राइट नहीं होता है कि वह उस असेट्स को वापस ले ले, बल्कि वेंडर के पास केवल एक यही राइट होता है कि वे उस असेट्स के बदले में जो बकाया अमाउंट होता है उसके लिए वो परचेजर पर क्लेम कर सकता है,
बाकी वो असेट्स को वापस नहीं ले सकता है। जबकि हमने जो लास्ट आपको समझाया था हायर परचेजर में, उसमें हमने आपको बताया था कि हायर परचेजर में हायर वेंडर के पास ये राइट होता है कि अगर हायर परचेजर के द्वारा किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया जाता है तब हायर वेंडर उस असेट्स को वापस ले सकता है और जो अमाउंट परचेजर के द्वारा दिया गया था उसको भी वो उसका रेंट मानकर अपने पास रख सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वेंडर के पास ये राइट नहीं होता है कि अगर परचेजर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करे तो वो उसको वापस ले सके। यहाँ पर सिर्फ वेंडर के पास ये राइट होता है कि वो बकाया पैसे के लिए परचेजर पर क्लेम कर सकता है। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम देयर आर टू पार्टीज, यानी कि हम कह सकते हैं कि किस भुगतान पद्धति से संबंधित आवश्यक पक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टू पार्टीज होती हैं, एक परचेजर और एक वेंडर। परचेजर का मतलब क्रेता से है और वेंडर का मतलब विक्रेता से है। तो गाइज हम यहाँ बात करेंगे अब परचेजर यानी कि जो क्रेता है वो कौन होता है, तो अ पर्सन हु परचेज एनी असेट्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज कॉल्ड परचेजर, यानी कि वह व्यक्ति जो किस भुगतान पद्धति के अंतर्गत किसी संपत्ति को खरीदता है तो उसे हम क्रेता कहते हैं। उसी तरीके से गाइस बात करते हैं हम वेंडर की। तो गाइस वेंडर की जब बात की जाती है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स ऑन द बेस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज कॉल्ड वेंडर और सेलर। तो यहाँ पर ये मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपने माल को किस भुगतान पद्धति के अंतर्गत बेचता है उसे हम विक्रेता कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दो पार्टीज हो जाती हैं, एक परचेजर और एक वेंडर। परचेजर वो पर्सन हुआ जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर किसी असेट्स को खरीदता है, उसे हम परचेजर कहते हैं। उसी तरीके से जब कोई विक्रेता या व्यक्ति अपने माल को इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत बेचता है तो उसे हम वेंडर कहते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर, यानी कि क्रेता की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कौन कौन से हो सकते हैं तो उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप इन द बुक्स ऑफ परचेजर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी एंट्री बनती है ऑन असेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यानी कि संपत्ति को किस भुगतान पद्धति पर खरीदने पर। तो यहाँ पर जो परचेजर होता है वो पहले असेट्स को खरीदता है वेंडर से, तो उसकी एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो गाइज यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो हम असेट्स को खरीदते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर खरीद रहे हैं तो जो असेट्स का कैश प्राइस होता है वो असेट्स अकाउंट के डेबिट के रूप में आ जाता है और उस पर जो टोटल इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इस मेथड के अंदर जो भी उसका टोटल इंटरेस्ट होता है, चाहे वो 3, 4, 5 साल जितने साल का भी है, जितनी इंस्टॉलमेंट का भी होगा, वो एक बार में स्टार्टिंग में ही उसको डेबिट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि एक असेट्स का कैश प्राइस है 10,000 रुपये का और उसका इंटरेस्ट है 2,000 रुपये का, तो हायर परचेज प्राइस जैसे हमने लास्ट बताया था आपको तो 12,000 का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कैश प्राइस होगा वो असेट्स अकाउंट डेबिट में आ जाएगा और जो उसका टोटल इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा और टू वेंडर से उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ऑन कैश डाउन पेमेंट टू वेंडर ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो कि वेंडर को पेमेंट किया जाता है डिलीवरी के समय, यानी कि कैश डाउन पेमेंट के रूप में, तब उसकी सिंपल एंट्री बनती है वेंडर डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर ऑन डिलीवरी। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, यानी कि ब्याज की राशि दे होने पर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू। गाइज यहाँ ध्यान देना होगा कि जो परचेजर होता है उसके लिए ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो एक एक्सपेंसेस होता है, इसलिए वो उसको यहाँ डेबिट करता है। और क्योंकि हमने इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को ऑलरेडी डेबिट किया था, तो अब जो एनुअली इंटरेस्ट होगा या जो हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा उसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो उसके कंसर्न में एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, इसकी एक नरेशन बन जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम ऑन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, यानी कि अब जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो पेड किया जाता है। तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पेड किया जाता है वो वेंडर को किया जाएगा परचेजर के द्वारा, क्योंकि वेंडर यहाँ रिसीवर पर्सन हो जाएगा, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बीइंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड टू वेंडर। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, यानी कि जो परचेज़र होता है जब वो उस असेट्स को ख़रीदता है और उस असेट्स को जब यूज़ करता है तो यूज़ करने की वजह से उसकी जो वैल्यू में कमी आती है, उस कमी के लिए जो एंट्री बनाई जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि एक एक्सपेंसेस होता है जिसको हम नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं। और असेट्स की वजह से जो डेप्रिसिएशन की वजह से जो असेट्स होते हैं उसकी वैल्यू में कमी आती है, इसलिए असेट्स को यहाँ क्रेडिट किया जाता है। तो उसके कंसर्न में आपकी एंट्री बन जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। लास्ट एंट्री बनती है इसमें ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ब्याज व ह्रास की राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर। तो अब जो भी हमारा एनुअली इंटरेस्ट होता है और जो एनुअली डेप होता है उसको एंड ऑफ द ईयर पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके लिए एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइज इस तरीके से अगर हम समझें तो ये हमारी जो इन द बुक्स ऑफ परचेजर है उसके यहाँ पर एंट्री बनती हैं। जनरली यहाँ पर 6 एंट्री बन जाती है। सबसे पहले हमने आपको बताया जो असेट्स को परचेज करने की एंट्री बनती है, फिर अगर कोई हमने डाउन पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री बनेगी, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बनती है और लास्ट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम नेसेसरी लेजर अकाउंट। द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ परचेजर, यानी कि क्रेता की पुस्तकों में निम्न आवश्यक खातों को खोला जाता है। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जो अकाउंट बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ परचेजर क्या अकाउंट बनता है सेलर या वेंडर्स अकाउंट, जिसको हम विक्रेता का खाता बोलते हैं। नेक्स्ट असेट्स अकाउंट, जिसको हम संपत्ति खाता बोलते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम ब्याज उचंद खाता बोलते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट, जिसको हम ब्याज खाता बोलते हैं। और नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको हम ह्रास खाता बोलते हैं। तो गाइज ये अकाउंट बनते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर के यहाँ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परचेजर के बाद वेंडर की, यानी कि जनरल एंट्रीज जनरल लेखे इन द बुक्स ऑफ वेंडर, जिसको हम सेलर भी बोलते हैं, यानी कि विक्रेता की पुस्तकों में किए जाने वाले लेखे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ऑन गुड्स सोल्ड टू परचेजर ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यानी कि क्रेता को किस भुगतान पद्धति पर माल को बेचने पर। तो यहाँ एंट्री बन जाती है परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो जो परचेज़र होता है उसको यहाँ डेबिट किया जाएगा, सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा और जो टोटल उसका इंटरेस्ट होता है उसके लिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो उस तरीके से एंट्री बन जाती है परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू परचेजर ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बनती है इसकी जो हमारी डाउन पेमेंट के रूप में हमें कैश के रूप में अमाउंट मिलता है परचेजर से वेंडर को, तो उसके लिए वेंडर अपने एंट्री बनाता है ऑन सम अमाउंट रिसीव फ्रॉम परचेजर ऑन डिलीवरी टाइम, यानी कि क्रेता से सुपुर्दगी पर कुछ धनराशि नगद प्राप्त होने पर। तो उसकी एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम परचेजर ऑन डिलीवरी टाइम। नेक्स्ट बनती है गाइज एंट्री इसमें ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, यानी कि ब्याज की राशि प्राप्त होने पर। गाइज आपको ध्यान देना चाहिए कि जो वेंडर होता है उसके लिए इंटरेस्ट का अमाउंट एक इनकम होती है, इसलिए हम इंटरेस्ट को यहाँ क्रेडिट करते हैं। क्योंकि टोटल इंटरेस्ट को हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, इसलिए जब उसको पर इंस्टॉलमेंट या पर ईयर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तब हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम परचेजर। नेक्स्ट एंट्री बनती है इसकी ऑन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव फ्रॉम परचेजर, यानी कि जो परचेजर से अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जब वेंडर को रिसीव होता है तब उसके लिए एंट्री बनाता है वो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू
परचेजर्स अकाउंट, यानी कि क्रेता से किसकी राशि का भुगतान प्राप्त होने पर। बीइंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव फ्रॉम परचेजर। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वेंडर के यहाँ पर, जो इसको एक इनकम के रूप में होता है, उसको अब ये एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफ़र कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जिसके लिए एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में एंट्री बनती है हमारी ऑन ट्रांसफरिंग सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्योंकि जो वेंडर होता है उसके यहाँ पे जो ये सेल्स होती है उसको वो ट्रांसफ़र करता है ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसके लिए वो एंट्री बनाता है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि विक्रय की राशि का व्यापार खाते में हस्तांतरित करने पर तो एंट्री बनती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस तरीके से गाइज ये हमारी जो वेंडर है उसकी बुक में जो एंट्री बनती है, सबसे पहले यहाँ गुड्स को सोल्ड करने की एंट्री बनती है, फिर कैश डाउन का अमाउंट रिसीव करने की एंट्री बनती है, फिर इंटरेस्ट के अर्न की एंट्री बनती है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री बनती है, फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है और लास्ट में सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है। जनरली ये 6 एंट्रियाँ जो होती हैं ये हमारे फर्स्ट ईयर के लिए बनती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड थर्ड ईयर आता है उसमें जो पहले की 2 एंट्री और लास्ट की एंट्री होती है ये नहीं बनती है। एंट्री नंबर 3, 4, 5 ही आगे के लिए ईयर के लिए बनाई जाएंगी। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं नेसेसरी लेजर्स अकाउंट। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर कैन बी ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ वेंडर और सेलर, यानी कि आप बात करेंगे हम कि जो वेंडर या सेलर होता है उसकी बुक में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो उसके यहाँ बनाए जाते हैं विक्रेता की पुस्तकों में निम्न आवश्यक खातों को खोला जाता है, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले परचेसर अकाउंट जिसको हम क्रेता का खाता बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट जिसको ब्याज उचन खाता बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अकाउंट जिसको हम ब्याज खाता बोलते हैं और लास्ट में बात करते हैं हम सेल्स अकाउंट की जिसको हम विक्रय खाता बोलते हैं। तो गाइस जिस तरीके से वेंडर की बुक में ये अकाउंट बनाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले परचेसर का अकाउंट आता है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट आता है, इंटरेस्ट अकाउंट आता है और सेल्स अकाउंट आता है। तो इस तरीके से ये अकाउंट हमारे बनते हैं वेंडर की बुक में। तो गाइज इस तरीके से हमने ये पूरी वीडियो में आपको जानकारी दी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो वेंडर होता है वो अपनी जो भी कैश प्राइस होती है, जो परचेज प्राइस होती है असेट्स का या जो सेल प्राइस होता है असेट्स का, उसका कुछ अमाउंट वो डाउन पेमेंट के रूप में लेता है, बाकी को वो इंस्टॉलमेंट के रूप में लेता है। और जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट परचेसर के द्वारा वेंडर को किया जाता है उस इंस्टॉलमेंट के बाद ही वेंडर उस असेट्स का ओनरशिप को परचेसर को ट्रांसफ़र कर देता है। और साथ में वेंडर के पास यहाँ ये राइट नहीं होता है कि वे उस असेट्स को वापस ले ले यदि परचेसर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है। केवल वेंडर के पास ये राइट होता है कि वो उस परचेसर के अगेंस्ट क्लेम कर सके अगर वो किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक परचेसर और एक वेंडर। दोनों की बुक में हमने आपको जनरल एंट्रीज बताई और उनके अकाउंट की जानकारी दी। तो गाइस हमें उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक इजीली समझ में आया होगा, इसकी जनरल एंट्रीज आपको समझ में आई होंगी और जो नेसेसरी अकाउंट हैं उनकी आपको जानकारी मिली। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो भी हमारी अच्छी वीडियोस हैं वो उसका आपको लाभ मिल सके और आपको उसका नोटिफिकेशन भी आसानी से पहुंच सके। गाइस हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, नमस्कार।